तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं किसकी, आयोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यार, पीएससी टिकट है और हम सभी को आयोग की चिंता सता रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे। और एक वीडियो में हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया था और इसके बाद अपने दूसरे वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी हमने पहला आयोग हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 15वां भाग है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 324 से 329 में सारी चीजें बताई थी और हमने बहुत अच्छे से बखूबी डिस्कशन किया था। और जिन्हें नहीं देखा तो जाके देख लो भैया, बिल्कुल पड़ा है चैनल पर वो वीडियो, जिससे आपका भैया 1 से 2 मार्क्स पक्के हो जाए, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे वहां से तो बन जाएगा। और ये जो आज हम डिस्कस करने वाले, ये दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भैया एमपीपीएससी और राज्य पे फोकस करना ही है उनको, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्के में पूछा जाएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, तो पूरा हम यहाँ डिस्कस करेंगे भैया। लास्ट तक इस चीज को देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है भाई, उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब क्यों? क्योंकि सारी जानकारी, सारी तैयारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की यही इसी चैनल पर आपकी होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या भैया? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्या पड़ी? पहले तो नहीं था और सच्चाई यही है, सच में नहीं हुआ करता था पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन समय के साथ 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 जरूरत पड़ी जब थोड़ी समझदारी आई लोगों को। क्या समझदारी आई? हाँ, समझदारी ये आई कि यार राज्यों में भी हमें क्या करना है, पंचायती राज सिस्टम लागू करना है, नगर पालिकाएं बनानी है, पंचायतें बनानी है। तो वहां के चुनाव को कौन देखेगा? अब यार इलेक्शन कमीशन पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, कुछ पर्टिकुलर राज्यों के लिए भी बना दिया जाए, तो वही ये सारी चीजें निकल के आई। तो सबसे पहले तो चलो देखें हमें इस आयोग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है, हम सामान्य जानकारी से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन जो होगी, उसके बाद फिर हम बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन पे भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस जहां से बनते हैं। और फिर हम मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को डिस्कशन करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है देखें कि ना देखें, बस जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस देखने की। हाँ, ये तो हम पहले इन चीजों पे फोकस कर लेंगे तो सारी चीजें आ जाएगी। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। कहां से? बिल्कुल स्टार्ट होगी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन से। जनरल इन्फॉर्मेशन की शुरुआत कहां से होगी कि भैया, वैसे ये पॉलिटी वाले वीडियोस में पढ़ा है वीडियो हमने, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा था। हुआ क्या था कि भैया गांधी जी चाहते थे कि पंचायतों का गठन हो, यार शक्ति का क्या हो, हाँ विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, और जिनकी जरूरत है बिल्कुल निचले लेवल पे शक्तियां लोगों के पास रहे, तो उसके लिए बनाना था पंचायतें या नगर पालिकाएं वगैरह दूसरे स्तर पर। तो इनके लिए ये सारी चीजें हुई और इसका बहुत लंबा संवैधानिक इतिहास है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है। आप पॉलिटी में जाके चेक कर लीजिएगा तो आपको पंचायती राज वाला पूरा मिल जाएगा। तो भाई 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 73वां 1992 में, और 93 बोलते हैं, 92 93 इसको भी बोलते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायतों से संबंधित है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जाम्पल कई बार, लास्ट टू लास्ट पीएससी में ही सीधा पूछा गया था। और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे? नगर पालिकाओं से, म्युनिसिपालिटी से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ठीक है भाई, भाग 9 था, आर्टिकल था 243। एक ही आर्टिकल हुआ करता था इसमें पहले, भाग 9 में। लेकिन जब ये संविधान में संशोधन हुए तो उसके कारण फिर बहुत सारे पार्ट निकल के आए। 243 से लेके यहाँ पे जेड टी तक के लगभग 43-45 करके कुछ आर्टिकल और जोड़े गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम वाले, पूरे के पूरे जेड, फिर जेड ए जेड बी जेड सी जेड टी तक के इतने सारे इतने अलग अलग जोड़ दिए और अलग भाग बना दिए। 9th ए 9th बी पार्ट भी बनाए गए। तो उन सब में अब अनुच्छेद 243 के आया, एक क्या आया? के आया, जिस के में बताया गया कि भैया इन पंचायतों के गठन करने के लिए, किसके लिए? पंचायतों के गठन के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। और एक और आर्टिकल है जेड ए 243 जेड ए, ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो उसमें लिखा था कि भैया नगर पालिकाओं के गठन के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि ये दोनों राज्य निर्वाचन आयोग किस में लिखे हैं? अनुच्छेद, आर्टिकल, किसके आर्टिकल में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल में लिखे हुए। तो ये बॉडी जो बनाएगी राज्य निर्वाचन आयोग, ये कैसी बॉडी हो जाएगी भैया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। ये याद रखिएगा, आपको पूछ लिया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में वर्णित है 243 के में और 243 जेड ए में। ठीक है, याद रखना है। अन्य जानकारी में देखें तो भैया 243 के में सारी जानकारी है इसकी, तो उसमें भी सब क्लॉजेज है बहुत सारे। सबसे शुरुआत होती है आयोग के बारे में, संरचना के बारे में। तो आयोग की संरचना 243 के सब क्लॉज 1 में, जिसमें बताया गया है कि ये जो आयोग होगा राज्य निर्वाचन आयोग, ये
एक सदस्य आयोग होगा। कितना होगा? एक सदस्य, केवल एक ही सदस्य होता है इस आयोग में, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्या भैया? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, मतलब उनको कौन चुनता है, उसको नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल महोदय उस राज्य के ही ये नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, 1 मेंबर कमीशन ये होता है। इसके बाद दूसरे सब क्लॉज में 243 के दूसरे सब क्लॉज में सेवा की शर्तें बताई गई हैं। उन्होंने बताया है कि भैया ये राज्य के राज्यपाल द्वारा ही सेवा की शर्तें निर्धारित की जाएंगी। जैसे हमने निर्वाचन आयोग में पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पढ़ा था कि राष्ट्रपति महोदय ही सेवा शर्तें निर्धारित करेंगे, है कि नहीं? हाँ, और इनकी एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तो इनके साथ भी यही है, राज्यों में भी कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा इनकी नियुक्ति के पश्चात। पहले करना वो बात की बात है, लेकिन की नियुक्ति के बाद आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे ताकि उन पर प्रेशराइज कर पाए। स्वतंत्र निकाय ये माना जाता है। ठीक है, इनको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 243 के ही सब क्लॉज 2-3 में बताया है। इसमें बताया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनको हटाने का प्रावधान है। कैसा? उच्च न्यायालय के, वहां क्या था? सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे हटाने की प्रक्रिया थी। इधर क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसे हटाने की प्रक्रिया है इनकी। और त्याग पत्र ये किसको देंगे? जैसे वो महोदय वहां राष्ट्रपति महोदय को दे रहे थे, है ना, यहाँ राज्यपाल महोदय को ये अपना क्या देंगे? त्याग पत्र देंगे। और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए याद रखना भैया ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है। अब बात ये है कि यार हमारे यहाँ तो 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में अलग अलग कानून चलते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सर उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनेंगे, नहीं नहीं नहीं, उनके हिसाब से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, राज्यों को थोड़ी सी छूट दी गई है। तो इसीलिए अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिस कारण से उनकी सेवा शर्तें और पदों की अवधि भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग में, राज्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है भाई, इस चीज को भी याद रखना है ताकि चीजें ना हो गड़बड़। 243 के का सब क्लॉज 3 बताता है कि भैया राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव होगा राज्यों में, चाहे पंचायत का हो चाहे नगर पालिका के, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक व्यक्ति क्या कर लेगा, है ना? तो उन सारे कामों के लिए राज्यपाल महोदय क्या कराएंगे? कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद सब क्लॉज 4 जो है ये बताता है कि राज्य का विधानमंडल पंचायत के चुनाव के लिए क्या करेगा? नियम बनाएगा। कि क्या कैसे नियम हो कि भैया हमें पंचायत में किसी प्रत्याशी को खड़ा करना है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की भी, मिनिमम एज लिमिट की और सारी चीज़ें, ये नियम बनाने का काम किसको दे दिया गया है? हाँ, उस राज्य की विधानमंडल को दिया गया है। कहाँ है ये? आर्टिकल 243 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर भैया 243 ओ आ जाता है। ओ क्या करेगा? ये ओ कुछ नहीं बता रहा है, ये 43 के ओ राज्य द्वारा निर्वाचन का परिसीमन बता रहा है। परिसीमन मतलब समझ रहे हैं? हाँ, उसकी रेखा तय करना, किधर क्या कैसी है निर्धारित। तो किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी और कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में ये चुनौती दी जा सकती है, जो काम राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है वो। ठीक है, बढ़िया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या शक्तियां और पावर इनको दी गई हैं? पावर्स और फंक्शंस क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के? मतलब क्या करेगा भैया, काय को बना रहा हो, है कि नहीं? सो इनको बहुत सारे पावर्स दिए गए क्योंकि राज्यों में चुनाव कंडक्ट कराना, चाहे पंचायत के हो चाहे नगर पालिकाओं के हो। हाँ, और ये छोटा काम नहीं है, ये सबसे बड़ा काम है भाई। बेसिक सीधा लोकसभा राज्यसभा के चुनाव आपने कंडक्ट करवा दिए या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के करवा दिए तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ हर राज्यों में चुनाव कंडक्ट कराना निचले लेवल के, और यहाँ बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो इनको अलग से पावर दिए हुए हैं कि पंचायत नगर पालिका के निर्वाचन के लिए ये काम करेंगे, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, ये नियम आधारित इनको शक्ति दी गई है। निर्वाचक नामावली तैयार करें, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? क्योंकि आपने नाम लिखा होगा, जब अगर आप वोट देने कभी गए हों तो आप देखते होंगे कि वहाँ जहाँ वोट के लिए आपको देने जाना है, जो जगह निर्धारित करी गई है, वहाँ एक बहुत सारे रजिस्टर टाइप का होता है जिसमें हर मतदाता का एक फोटोग्राफ और वो पूरी जानकारी होती है।
सबकी होती है, वो पूरे के पूरे वार्ड्स में जहाँ वो चुनाव बूथ, पोलिंग बूथ होते हैं ना, वहाँ रखी रहती है वो पूरा पर्चा। जो वहाँ का अधिकारी है, सीईओ है, वो चेक करके रखता है कि हाँ भैया तुम ही हो ना, हाँ हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें। तो निर्वाचक नामावली का मतलब क्या है, हाँ उसमें पूरी जानकारी उनके पास रहती है। साथ ही साथ संचालन कौन करेगा, कैसे करेगा, उसका क्या निर्देश नियंत्रण होगा, ये भी पूरा अधिकार किसको दिया गया, राज्य निर्वाचन आयोग के पास है उन चुनाव से संबंधित। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग जैसे अनुरोध करे उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, कर्मचारी उपलब्ध करेंगे। बहुत सारी फोर्स लगती है यहाँ पे। फोर्स मतलब ये नहीं कि पुलिस फोर्स की बात चल रही, बहुत सारे लोग लगेंगे इस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि निचले लेवल पे ही ये सारी चुनाव की प्रक्रिया होगी और हर जगह पे, हर वार्ड में ये लोग वोट देने जाएंगे, तो वहाँ हर वार्ड में धांधली ना हो, गड़बड़ ना हो, व्यवस्थाएं बनी रहे, इसलिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। जो कर्मचारी उपलब्ध कौन कराएगा, राज्यों के राज्यपाल करवाएंगे। बढ़िया। नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए तिथियां घोषित करने का काम भी किसको दिया गया है, इन्हीं राज्य निर्वाचन आयोग को दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें नामांकन पत्रों का परीक्षण करने का काम भी, क्यों भैया, नॉमिनेशन में, हाँ नॉमिनी जो रहते हैं, जो भी आ रहे हैं यहाँ पे आवेदन करने के लिए कि भाई हम खड़े होंगे चुनाव में, उनकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चेक करने का काम किसका है, वो परीक्षण का काम भी इनके पास ही है। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, आपने कई बार देखे होंगे नगर पालिका, नगर पंचायतों में, हाँ विशेष तौर पर ये बहुत कम आपको मिलेंगे ऐसे कि भैया कांग्रेस के पंजे का निशान या बीजेपी का फूल का निशान, ये नहीं। आप देखेंगे पंचायतों में जाके तो भैया हेड पंप पे बटन दबाएं, हाँ फसल काटता हुआ किसान, या फिर कैंची हो गया, या कुछ तो भी ऐसे अलग अलग बहुत सारे चुनाव चिन्ह बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे क्या है, समस्याएं पैदा ना हो। तो ये चुनाव चिन्ह आवंटित करने का, अलॉटमेंट का काम भी किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का हो जाता है। फिर इसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कि क्या गड़बड़ हो गई, मतदान केंद्र में किसी ने लूटपाट कर दी, वहां लड़ाई झगड़ा करके हिंसा कर दिया, या कोई और ऐसे कार्य कर दिए जिनके आधार पर समस्याएं पैदा हो चुकी हैं, तो इन विशेष आधारों पर उस जगह के निर्वाचन को रद्द करने का अधिकार भी किसको दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया। फिर से होंगे, दोबारा होंगे पोलिंग बूथ वगैरह लूटपाट मचा दी तो, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, चूंकि हम एमपीपीएससी की फोकस कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर भी फोकस करना है। जैसे कि इसका गठन कब हुआ था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, डेट के साथ पूछ लिया जाता है। ऑप्शन तो आपको याद रहे, 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और डेट थी 1 फरवरी की। क्या थी? 1 फरवरी 1994। और ये कई बार पूछा जाता है इसलिए, और पूछा जा चुका है, याद आपको रखना है। पहले आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के? तो NB लोहानी साहब। कौन भैया? NB लोहानी साहब पहले निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे मध्य प्रदेश को। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है रिपीटेटिवली, तो आपको फिर से आने की अपार संभावना है, इसलिए इसको याद रखना है। वर्तमान में कौन है भैया चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश के? BP सिंह साहब है, बसंत प्रताप सिंह इनको कहा जाता है। और 2019 से 1 जनवरी से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है और वो अभी ऑनवर्ड हैं, ठीक है। पहले सचिव कौन थे? प्रकाश चंद्र साहब जो है वो पहले सचिव हुआ करते थे चुनाव आयोग के मध्य प्रदेश के। अभी वर्तमान में सचिव श्री राकेश सिंह जी हैं। कौन? राकेश सिंह जी हैं, बिल्कुल। ध्येय वाक्य क्या है हमारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का? मोटो क्या है? और ये पूछा जाता है, ये भी पूछा गया था, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये मोटो है किसका? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, ठीक है। हाँ भाई, इंग्लिश में एवरी वोट प्राइजलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट, ये बोला जाता है इसको। साथ ही साथ अभी भी मध्य प्रदेश में कोई महिला चुनाव आयुक्त नहीं चुनी गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर कोई होती तो ये क्वेश्चन भी बन जाता कि महिला चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश की कौन रही है। अभी फिलहाल देखें तो महिला सचिव जरूर बन चुकी हैं विजया श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव। और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने क्या किया है, एक चुनाव ऐप जो है वो डेवलप किया है। ये भी पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में, आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल चीफ इलेक्शन ऑफिसर CEO कौन है? तो वो है VL कांता राव साहब, है ना, ये याद रखिएगा। ये सीधे सीधे सिंपल सी क्वेश्चंस बनने वाले, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो ये बेसिक मोर इन्फॉर्मेशन हो गई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से, ये पॉलिटिक्स में भी पूछे जाते हैं और यहाँ तो बन ही जाएंगे, आयोग इतने अलग से दिया है तो
क्योंकि चुनाव में सुधार के लिए अलग अलग समय में बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी और इन कमेटी में 4 प्रमुख कमेटियां हैं जिन पे हमें डिस्कस करना है। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख मध्य प्रदेश की नहीं पूरे भारत की है ये निर्वाचन आयोग से रिलेटेड निर्वाचन में सुधार के लिए बनाई गई अलग अलग समितियां थी, कमिटीज हुआ कर रही थी। सबसे पहले तारगुंडे कमेटी की बात करेंगे, ये 1974-75 में स्टैब्लिश करी गई थी। क्या? तारकुंडे कमेटी। और सीधा क्वेश्चन आता है तारकुंडे कमेटी का संबंध किससे है? तो किससे? चुनाव आयोग से या चुनाव सुधार से संबंधित ये कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1974-75 में। इसने क्या क्या अपनी सिफारिशें दी? तो इन्होंने बोला कि वयस्क मताधिकार की आयु, पहले वयस्क मताधिकार की आयु 25 साल हुआ करती थी, फिर उसके बाद उसको कम करके 21 साल किया गया, फिर अभी 18 हो गई है ना। तो 25 साल से घटाकर 18 वर्ष करने का काम क्या है इन्होंने दिया था, हालांकि वो 18 नहीं हुई थी तब। ठीक है, राजनीतिक दल जितने भी है वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव के व्यय का लेखा जोखा देंगे किसको? निर्वाचन आयोग का, कि भैया हमने इतना खर्चा किया चुनाव में, क्योंकि बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते हैं भैया, बहुत पैसा खर्च करते हैं ये लोग। तो इन्होंने कहा कि पूरा व्यय देंगे, हमें लेखा जोखा देंगे कि इस चीज़ में इतना खर्च हुआ, इतने में इतना खर्च हुआ। फिर तो आगे चल के वो एक लिमिट तय कर दी गई कि 25 लाख 75 लाख इतना कुछ आप खर्च कर सकते हो इन चुनाव में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते एक प्रत्याशी। ठीक है, चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि भी जमा करेगा, है ना। नामांकन राशि इसलिए कि हर कोई खड़ा हो जाता था कुछ भी चुनाव में, तो वो भैया इतने सारी चीज़ें करके रखना हर व्यक्ति के लिए, पूरे चुनाव चिन्ह बनाना और सारी चीज़ें बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, उसमें समस्याएं होती थी। तो इन्होंने कहा एक मिनिमम तो नॉमिनेशन अमाउंट होना चाहिए किसके लिए? चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनके लिए। किसका था ये काम? ये तारकुंडे समिति ने अपनी अपनी सिफारिशें दी थी। कब बनी थी? 1974-75 में ये कमेटी आई थी। किस लिए? चुनाव में सुधार के लिए चुनाव आयोग बनाई गई थी कमेटी। फिर दूसरी दिनेश गोस्वामी समिति, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये भी चुनाव सुधार से संबंधित कमेटी थी, 1990 में स्टैब्लिश करी गई थी, बनाई गई थी। और इन्होंने सिफारिश दी कि मतदान के लिए क्या होना चाहिए? ईवीएम होना चाहिए। ईवीएम पे हमने डिस्कस कल कर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना। हाँ भाई, तो ईवीएम का प्रयोग करने का सजेशन किसने दिया था? दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया था। चुनाव में मतदान में क्या होना चाहिए? फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। फोटो पहचान पत्र, हाँ भैया आपका क्या होना चाहिए? फोटो वाला पहचान पत्र, नहीं तो आपके नाम पे दूसरा व्यक्ति वोट डालने चला जाता था। तो ये फोटो पहचान पत्र इंपॉर्टेंट कर दिया गया। और साथ ही साथ केंद्र और राज्य स्तर पर क्या होना चाहिए? जनप्रतिनिधियों का पद खाली होने की दशा में क्या होना चाहिए? 6 माह के भीतर फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि वो खाली ना रहे पद और काम। डेमोक्रेसी वाला काम ऐसे ही होता है। तो ये दिनेश गोस्वामी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, 1990। ये भी पूछ लेते थे कब आई थी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट। फिर है इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन सी? इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में ये फिर आई। चुनाव में कुछ और सुधार की मांग की गई। तो भैया लोकसभा विधानसभा चुनाव का व्यय जो है सरकार के द्वारा ही वहन किया जाए, मतलब ये खर्चा पूरा जो सरकार बनेगी वो वहन करेगी। ठीक है, 10,000 से ज्यादा चंदा जो दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से फिर चुनाव के समय अभी क्या किया जाएगा? मंगाया जाएगा पैसा। बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाएंगी और क्या है? वसूली करेंगे कि पैसे लगाओ नहीं तो तुम्हें दिक्कत है, खर्चा लगता है ना भाई, तो चंदा कहा जाता है इसको। और ये जो चंदा है, इन्होंने बताया कि भाई 10,000 से ज्यादा का अगर कोई चंदा दे रहा है तो उसको ड्राफ्ट या चेक के द्वारा दिया जाए, ताकि इनके पास लेखा जोखा रहेगा। ये ड्राफ्ट या चेक जाएगा किसी बैंक में, है ना, तो उनके पास पूरा लेखा जोखा रहेगा कि यार इतना इतना खर्चा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी और ये अब होने लग गया है, याद रखिएगा। के संथानम समिति, ये इंपॉर्टेंट है। के संथानम समिति ये भाई है सतर्कता आयोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने कहा कि निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन मिनिमम तो होनी चाहिए, पढ़े लिखे तो हों एटलीस्ट। वो बिल्कुल गवार लोग चले जाएंगे तो फिर समस्या है। अब ये चीज पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि पहले तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था, है ना। अब बोला जा रहा है कि यार बेसिक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो थोड़ा सा एजुकेटेड व्यक्ति होगा तो थोड़े अच्छे से समझदारी से काम कर पाएगा, आगे जाके और अच्छा कर लेगा। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इन्होंने सजेस्ट किया था के संथानम समिति ने। फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 में ये बनाया गया था। उसमें मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारियां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
संसद और राज्य विधानसभा में स्थानों का आवंटन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इनने सजेशंस किए थे अलग अलग लेवल पे कि भाई इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संतानम समिति दो चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। एक तो भैया चुनाव आयोग से संबंधित है, ये चुनाव सुधारों से संबंधित, दूसरा है सतर्कता आयोग से संबंधित। कौन? के संतानम समिति। और भैया ये पूरी चीज़ें हो गई अपनी किससे? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित आयोग है। और ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आपको 1 से 2 क्वेश्चन बीएससी में मिलने वाले हैं, लिख के ले लो। और भैया इसको अच्छे से सारी चीज़ें हमने मेन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब भैया अगली वीडियो में हम तीसरे चैप्टर पे जाएंगे, क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम लोक सेवा पीएससी में तो हम जा ही रहे हैं ना, तो भाई इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? तीसरे चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक क्या करना है? दोस्तों में शेयर करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सारी जानकारी, सारी तैयारी यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की इसी चैनल पर होने वाली है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।